नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ फिर आगे सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद से गांधी, नेहरू और सरदार पटेल को दिया था धोखा। राहुल गांधी ने दिखाया पूरा का पूरा लेटर और जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। दोस्तों वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी एक्ट्रेस ने राहुल गांधी के साथ में कदम ताल करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का किया है समर्थन। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर गुजरात के बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से खेमेबाजी की तरफ बढ़ गई है। दोस्तों वहीं पर मैनपुरी चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। शिवपाल यादव से मुलाकात करते हुए बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। दोस्तों वहीं पर भाजपा को जेडीयू ने एक राज्य में दिया तगड़ा झटका। साथ साथ आपको बताएंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर ईवीएम की निगरानी के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमा लिया है अड्डा। और कांग्रेस पार्टी के सैटेलाइट प्रचार से बुरी तरीके से डरी भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे नेताओं को एक साथ मैदान में उतारा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता परिवर्तन की जोरदार लहर पर सवार है तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी अचानक से मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने सावरकर के द्वारा अंग्रेजों को लिखे गए लेटर की जानकारी दी। दोस्तों उन्होंने लेटर भी दिखाया जिसमें सावरकर ने अंग्रेजों की मदद करने की बात कही थी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद करके देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को धोखा दिया था। राहुल गांधी की इस बात के बाद बीजेपी के लोग भड़क गए। दोस्तों लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी जिससे भारत की आजादी में दिक्कतें आई थी। अब देखते हैं बीजेपी की ओर से क्या बयान दिया जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सावरकर के बचाव में कोई बयान देगी तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर गांधी की हत्या करने वाले गोडसे का मुद्दा बनाकर बीजेपी को सावरकर से जोड़कर और गोडसे को सावरकर का समर्थक घोषित करके बीजेपी को चुनाव में बुरी तरीके से पटकनी दे सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान गुजरात के चुनाव के मद्देनजर है। दोस्तों देखते हैं बीजेपी इस ट्रैप में फंसती है या नहीं फंसती। वहीं पर एक और बड़ी खबर की माने तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में रिया सेन भी कदम ताल करती दिखाई दी है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रिया राहुल गांधी के साथ में नजर आई है। दोस्तों इससे पहले अभिनेत्री पूजा भट्ट, उसके बाद अभिनेता सुशांत और बाद में अब रिया सेन जैसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी राहुल गांधी के साथ में कदम ताल करती दिखाई दी है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर यह है कि युवाओं की नौकरी का भरोसा बीजेपी के लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। किसानों को सपोर्ट करने की बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने की थी लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वहीं पर गुजरात के अंदर बीजेपी के पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके नितिन पटेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देख बीजेपी ने मेरे को काला टीका लगाया है ताकि मुझे नजर ना लगे। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता नितिन पटेल का यह बयान उनके दर्द को दिखाता है क्योंकि पिछले 8 चुनाव से लगातार मेहसाणा की सीट पर वो चुनाव जीत कर आ रहे थे लेकिन इस बार उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। बीजेपी ने नया उम्मीदवार चुना है। तो ऐसे में नितिन पटेल का यह बयान कहीं न कहीं बीजेपी को यह शायद संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को भीतर घास से भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों क्योंकि नितिन पटेल इससे पहले भी बड़ा ऐलान करते हुए पार्टी को धमकियां भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वो अभी चुनाव से रिटायर नहीं हो रहे हैं बल्कि चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं उनकी ओर से अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है। एक और बड़ी खबर की माने तो मैनपुरी उपचुनाव के मद्देनजर शिवपाल यादव का समर्थन लेकर बीजेपी के लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे लेकिन अखिलेश यादव ने उससे पहले बाजी मार ली है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सबसे पहले अपना स्टार कैंपेनर बनाया। उसके बाद उनसे मुलाकात करने के लिए मैनपुरी से प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची है। अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे हैं दोस्तों और इस दौरान शिवपाल यादव और उनके बेटे भी आवास पर मौजूद थे जिनसे अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने इन दोनों नेताओं को प्रचार करने के लिए आमंत्रण भेजा है। यानी यादव परिवार मैनपुरी चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे ज्यादा यादव वोट है और अगर ऐसे में यादव वोटों में सेंध नहीं लगती है दोस्तों तो आसानी से ये सीट मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी। वहीं पर बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी के 3 जिला अध्यक्ष जेडीयू में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि नागालैंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी को झटका देते हुए 3 जिला के अध्यक्ष बुधवार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। दीमापुर के अंदर ये सारे के सारे लोग जेडीयू में शामिल होते हुए बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधते दिखाई दिए। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले नागालैंड बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइए क्योंकि मणिपुर के चुनाव खत्म होने के बाद जेडीयू के कई सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड के अंदर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर 3000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। नांदोड़ और देदियापाड़ा के अंदर ये लोग इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दोस्तों यानी आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में ऐसे जा रहे हैं जैसे बीजेपी उनका दूसरा डिपार्टमेंट हो। साथ साथ मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, क्यों मैं भाग जाऊंगा, ये सवाल ईडी से झारखंड के मुख्यमंत्री ने पूछा है। ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े शोधन मामले में बृहस्पतिवार को एक पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जिसमें उनको तलब किया गया है। दोस्तों सोरेन को शुरुआत में 3 नवंबर को ईडी के सामने बुलाया गया था लेकिन वो आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण ईडी के सामने नहीं पहुंचे। इसके बाद उनको फिर से
नोटिस भेजा गया है। देखते हैं इस बार वो वापस जाते हैं या नहीं जाते। वहीं पर मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी नेता को मिल गई है जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य और बीजेपी की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराक, जिसके फार्म हाउस पर कई सारे हथियार मिले थे दोस्तों, और यहाँ तक कि बलात्कार का भी आरोप इस व्यक्ति पर लगा था। बीजेपी का यह नेता है जिसे 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को जमानत मिल गई है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल को जन्म देता है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरा और टोलियां बनाकर निगरानी करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र धर्मपुर में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर पहरा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर चारों और सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है और लगातार निगरानी की जा रही है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अंदर की निगरानी प्रशासन कर रहा है तो बाहर के क्षेत्रों की निगरानी कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन सभी का कहना है कि ईवीएम में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए हमने ये अतिरिक्त प्रबंध कर रखा है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, लिखिएगा जरूर। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने वाले 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। विधानसभा चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी दोस्तों, जिसके बाद उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चले कि कारण बताओ नोटिस जिन कर्मचारियों के खिलाफ जारी किया गया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इस मामले पर जरूर संज्ञान लेंगे और कहीं न कहीं ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी का नुकसान ना हो। वहीं पर आम आदमी पार्टी के हंगामे को इलेक्शन कमीशन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। आयोग ने कहा कि अनुरोध के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ है विरोध। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को बुधवार को नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगाया। यहाँ तक कि कहा कि उनके कैंडिडेट को अगवा किया गया था, किडनैप किया गया था। हालांकि उनके कैंडिडेट ने अपनी ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को देशद्रोहियों की पार्टी बताते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि देशद्रोही पार्टी चुनाव जीत जाए। इसके बाद पूरा ड्रामा अभी भी चलता रहा दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट के बाहर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार और विरोध करने पहुंच गए, जिसको लेकर कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। साथ ही साथ मोरबी ब्रिज हादसे पर नगर निगम ने मानी गलती। हलफनामे में कहा कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज ओपन नहीं करना चाहिए था। कुल मिलाकर गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से बयान देने पर अब नगर निगम के लोग आ गए हैं जो इससे पहले अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे और यहाँ तक कि कोर्ट के सामने पेश होने में हिचकिचा रहे थे। और अब जब पेशी हुई है तो उसके बाद अब इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी की 27 साल पुरानी सरकार को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे विपुल चौधरी। दरअसल दोस्तों अरबुदा सेना के प्रमुख विपुल चौधरी जो आजकल जेल में बंद है, उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही थी। अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और जिसके बाद वो बीजेपी का सपोर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि वो जेल में बंद है तो बीजेपी का सपोर्ट करना उनका वाजिब भी दिखाई देता है, क्योंकि जेल बाहर आने के लिए कम से कम बीजेपी का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आप लोग इसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और अरबुदा सेना के प्रमुख विपुल चौधरी के बीजेपी को समर्थन करने को आप कैसे समझ पाते हैं, लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी खबर यह है कि चुनाव का असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला, जहां पर तकरीबन 2 दर्जन गांव के लोगों ने एक साथ सामने आकर कह दिया था कि अगर उनके गांव में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं बना जो पहले हुआ करता था तो विरोध करेंगे और बहिष्कार कर देंगे पूरे इलेक्शन का। जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है और 5 अलग अलग गाँव में स्टॉपेज बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर चुनाव के दरमियान इस तरीके की धमकियों का असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर बीजेपी के बागी विधायक ने खुली धमकी देते हुए कहा कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की गई तो घर में घुसकर गोली मार दूंगा। दरअसल दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण के नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख बीते दिन थी। बीजेपी ने वडोदरा की वाघोड़िया सीट से 6 टर्म के विधायक मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया है और इस बार मधु श्रीवास्तव काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई है। प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने वडोदरा एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान माना जा रहा था कि बीजेपी के लोग मना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मधु श्रीवास्तव ने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के नेताओं के बयान से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है और अपने जनता के साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो बीजेपी को कम से कम इस सीट पर तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर YSR की तरफ से ट्वीट करते हुए एक सड़क दिखाई गई है दोस्तों, जिसमें मात्र सामने की सड़क का हिस्सा बचा हुआ है, आसपास की सड़कें टूट गई हैं। जिसमें एक तरफ लिखा गया है कि सेंटर ईटन, दूसरी तरफ लिखा गया है कि स्टेट ईटन, यानी बीजेपी सरकार के शासन को लेकर इस तरीके से तंज कसते हुए कहा गया है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने आधी सड़क खाली है, आधी बीजेपी की सरकार ने सड़क खाली है और बीच में बचा हुआ सड़क है। वहीं पर गुजरात के अंदर BTP के नेता महेश वसावा ने अपना नामांकन विड्रॉल कर लिया है। उनके पिता छोटू वसावा चुनावी मैदान में उतर गए थे दोस्तों, जिसके बाद महेश वसावा का चुनाव जीत पाना काफी डिफिकल्ट दिखाई
देर था, उसके बाद उन्होंने यही अच्छा माना और अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।